हमारे दो वक्ता हैं। डॉक्टर किशोर कुमार जी हमारे बीच में रहेंगे। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग में, कुमारी मायावती स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय बादलपुर ग्रेटर नोएडा में। आपका विषय रहेगा कौशल विकास, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और इस विषय पे नई शिक्षा नीति में बहुत फोकस है सरकार का कि कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए, नवाचार को बढ़ावा दिया जाए और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को हमारे मिले। इस विषय पर बोलेंगे डॉक्टर किशोर कुमार जी, जो इसके एक्सपर्ट हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर सौरभ कुमार जी हमारे बीच में रहेंगे। सहायक प्रोफेसर हैं आप, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय रतलाम, मध्य प्रदेश से आप जुड़ेंगे। आपका विषय रहेगा समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा का महत्व। और ये जो टॉपिक है बहुविषयक शिक्षा, इस पे भी बहुत ही नई चीजें ऐड हो रही है नई एजुकेशन पॉलिसी में। इस विषय के आप एक्सपर्ट हैं और आपको इसलिए ये विषय दिया गया। इस विषय पे आप अपने विचार रखेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या इस बारे में नई चीज कही गई है। आशीष द्विवेदी जुड़ गए हैं हमारे बीच में। सुरेंद्र कुमार जी, आपका भी माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लें। श्वेता अरोड़ा जी जुड़ गई हैं, स्वागत है मैडम। राकेश राणा जी सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं उन्हें कॉल मिला रहा था अभी डॉक्टर किशोर जी को। जी सर, कॉल कर लें सर एक हाँ बार। हाँ हाँ, बात हो गई है, बस जुड़ने वाले हैं सर, 2 ओके मिनट सर, में। ओके सर, तब तक साथी जुड़ जाएंगे। और जी जी जी। जी, जो साथी कल ना जुड़ पाए हों, कल हमारा पहला दिन था, उद्घाटन सत्र था, जिसमें माननीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर मंडल हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में रहे। इसी के साथ साथ आदरणीय डीएस हेलो, महोदय, जो इस कार्यक्रम के कार्यक्रम निदेशक हैं, जिनके नमस्कार जी। निर्देशन में पूरा कार्यक्रम हो रहा है, आप हमारे बीच में रहे। और कल जो मुख्य जी वक्ता मैम, जी मैम, जी मैम। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में थे कल पहले दिन उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर बीरपाल सिंह जी, जो एचओडी फिजिक्स हैं सीसीएफ मैम, यूनिवर्सिटी मेरठ जो में। नेशनल वेबिनार वाला दिया है उसी पे ही तो जाएगी वो। राकेश जी, आपका माइक ऑन है, जी मैम, जी मैम, जी माइक मैम। बंद कर लें सर। पीजी वाले के, हाँ, पीजी वाले का सर्टिफिकेट नहीं आया ना आपका? राकेश जी, माइक बंद कर लें अपना। आप इसीलिए फोन कर रहे हैं। हाँ तो मैम, वो आ जाएगा, आप उसकी चिंता ना करो। एक्चुअली 3 तारीख तक जो सर्टिफिकेट देखता है लड़का, वो बाहर था, तो वो आज आज वो लौटा है। आज है 3 शायद कल है मैम। आज ही है, आज ही है, आज ही है। तो आज वो लौटा है। आप चिंता ना करो, 1-2 दिन में 100% आ जाएगा आपके। हाँ, आपके मेल पे आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल, आप चिंता ना करो। और आ, नहीं नहीं, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी। आपको आपका सर्टिफिकेट ऐसे ही आ जाएगा। वो आपने भेज दिया तो चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं आपको। हाँ, मैं स्पेशल देख के आपका पर्टिकुलर सबसे पहले भिजवाता हूँ। आप चाहो तो अपना ईमेल एक बार मुझे व्हाट्सएप छोड़ दो। जी, ओके मैम, नमस्कार। राकेश जी, माइक आपका ऑन है, आपकी सारी बातें जो है सब साथी सुन रहे हैं। राकेश जी, जी सर, जी सर। आपका नमस्कार सभी माइक को। आपका माइक ऑन है। कृपया जब कभी व्यक्तिगत सॉरी बात सॉरी करें तो माइक ऑफ कर सॉरी लें। सॉरी 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 सर, किशोर सब जुड़ गए हैं सर। सर, डॉक्टर किशोर जी हमारे बीच पहुंच गए हैं। मैं पुनः एक बार परिचय कर डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? जी वैसे मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। मैं पुनः एक बार परिचय करा दूं। और डॉक्टर किशोर हमारे बीच में हैं। मैं सर को बताना चाहूँगा, कल हमारा उद्घाटन सत्र था,
जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन सहारनपुर मंडल हमारे बीच में रहे, डीआईएस महोदय हमारे बीच में रहे मुजफ्फरनगर जनपद से, और प्रोफेसर बीरपाल सिंह एचओडी फिजिक्स डिपार्टमेंट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में रहे कल। और वर्तमान में अभी भी आदरणीय डीआईएस महोदय मुजफ्फरनगर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम सर से आशीर्वाद ले लें, उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इसके साथ साथ मैं परिचय करा दूं, डॉक्टर किशोर कुमार जी हमारे बीच में हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग में, कुमारी मायावती स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय बादलपुर ग्रेटर नोएडा से आप हैं। आपका विषय है कौशल विकास, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसपे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत फोकस है इस चीज को लेके। मैं अगर सर डीएस महोदय सुन पा रहे हैं सर, तो आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कह के सर हम कार्यक्रम शुरू करें। आदरणीय डीएस महोदय। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर सुन रहे हैं सर, थोड़ा सा सर माइक सर आपका फोटो पिक्चर पूरी नहीं आ रही है सर। ओके, आप हाँ क्लियर है? अब क्लियर है सर। ओके सर शुरुआत करने के लिए सर आपका परमिशन, और आप थोड़ा आशीर्वाद दे दें, आज का कार्यक्रम शुरू करें। अच्छा, ओके ओके। ये बहुत अच्छी शुरुआत जनपद मुजफ्फरनगर में माध्यमिक शिक्षा विभाग से की गई है। मैं सबसे पहले डॉक्टर रणवीर सिंह, जो कि इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं और जिन्होंने पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को एक रूप दिया है, और डॉक्टर राकेश राणा जी हैं जो कि यंग सोशल साइंटिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। मैं आपका और आज के जो हमारे दोनों वक्तागण हैं जो अपनी बात को रखेंगे विभिन्न टॉपिक्स पर, तो डॉक्टर किशोर कुमार जी हैं एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग से, कुमारी मायावती स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय बादलपुर ग्रेटर नोएडा से, और डॉक्टर सौरभ कुमार जी हैं सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय रतलाम मध्य प्रदेश से। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे साथी जो इस मंच से आज जुड़े हैं, हमारे राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यगण हैं, शिक्षकगण हैं, और विभिन्न स्टेट से हमारे जनपद से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबुद्धजन, जो कि ये क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनती है तो उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि हम बेस तैयार करने का काम कर रहे होते हैं, चाहे वो शिक्षा प्राइमरी लेवल की हो, चाहे वो माध्यमिक उच्च लेवल की हो। हर एक में जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, और समय के साथ जब से हम आज़ाद हुए तब से विभिन्न जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं वो हम लोगों ने उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर बैठा हुआ जो हमारा सबसे गरीब तबका है, जहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा का जो स्तर है वो उस तरीके से अप नहीं हो पाया है, और कई बार शिक्षा से वो वंचित वर्ग है। तो हम लोग इस तरह की कोशिश सब लोग मिलके करते हैं, इस तरह की पॉलिसीज फ्रेम करते हैं कि हम सभी जो हमारे युवा हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनका इंक्लूजन करें, और हर स्तर पर एक ऐसे हम लोग जो हमारे विद्यालय हैं, हमारे संस्थान हैं, उनको पूरी तरीके से फुल प्लेस करें, जिससे कि सभी को आगे बढ़ने का, पढ़ने का मौका मिले। साथ ही कोई भी बच्चा केवल इस बात से, इस बिना से वंचित ना रह जाए कि उसके यहाँ जो विद्यालय है वो शिक्षक विहीन है, संसाधन विहीन है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर कि हम फोकस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उन बच्चों को पढ़ाने के बाद हम उनको किस तरीके से पूर्ण नागरिक के रूप में बदल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की गई है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम समाजीकरण करते हैं, एक न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। तो जब ये न्यायपूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो ये चीज़ हमारी शिक्षा पॉलिसी में भी कहीं ना कहीं इंगित होनी चाहिए, कहीं ना कहीं झलकनी चाहिए।
और जो इनको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनके मन को भी बदलने की जरूरत है। वो भी इस बात को महसूस करें कि ना सिर्फ शिक्षा नीति कोई एक दस्तावेज है, बल्कि एक ऐसा साधन है जिससे हम भविष्य को बदल सकते हैं, जिससे कि हम लोगों का भविष्य तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस मंच पर आज जुड़े सभी प्रबुद्ध जीवियों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और खासतौर से हमारे जो दो वक्ता हैं जो आज यहाँ पर हमारे साथ हैं, निश्चित रूप से उनसे हमें ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, ऐसा कुछ समझने को मिलेगा आसान शब्दों में, जिससे कि हम लोगों को इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी। तो आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लगातार हमारे बीच में बने हुए हैं सर, बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। उत्साहवर्धन हमारा इससे होता रहेगा और आशा है आप आगामी जो 4 दिन है सर उसमें भी आप थोड़ा समय हमें दे पाएंगे। पुनः आभार सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। मैं निवेदन करना चाहूँगा, बहुत समय ना लेते हुए डॉक्टर किशोर कुमार जी जुड़ चुके हैं और मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने विषय कौशल विकास, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अपने विचार रखने का कष्ट करें। डॉक्टर किशोर कुमार जी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर रणवीर सिंह जी और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र कुमार जी और मेरे मित्र बहुत ही डायनामिक साथी डॉक्टर राकेश राणा जी हमेशा इंस्पायर करते हैं मुझे कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ। और जो भी आज आप ये संवाद कर रहे हैं उसमें मैं कोई विशिष्टता लिए हुए तो नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मेरा एक एक्सपीरियंस है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट लेवल पर, तो उसकी सुपरवाइजिंग कमेटी का मैं एक मेंबर हूँ। तो ज्यादातर मेरा जो अनुभव है वो हायर एजुकेशन को लेके है, लेकिन फिर भी हम सब उस शिक्षा व्यवस्था से आगे बढ़ रहे हैं जिसमें मैं खुद माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर कर यहाँ पहुंचा हूँ और वो एक बेस की तरह काम करती है, एक आधारभूत हमारी इकाई है जिसके बिना हम हायर एजुकेशन को सही परिप्रेक्ष्य में प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं बहुत जर्नल सी कुछ बातें कहूंगा। कौशल विकास की जब बात होती है या शिक्षा की जब बात होती है तो शिक्षा में बार बार हम कहते हैं कि शिक्षा जो है वो हमें जीवन योग्य बनाने के लिए है, यानी कि हम जीवन के योग्य हो जाएं। और कई बार हम उसे जीविकोपार्जन से जोड़ते हैं, क्योंकि नेचुरल है जब हमें लाइफ को बेहतर चलाना है तो हमारे पास इतने आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम जीवन को बेहतर बना सकें। होता क्या है कि हम लोग स्नातक, इंटरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारी एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन रोजगार परक हमारे पास कोई चीज नहीं होती। इसलिए पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 सालों में कौशल विकास को लेकर एक नया अभियान चलाया है और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रेंड वर्क फोर्स हो और हर आदमी को कुछ ना कुछ एक ऐसा कौशल आता हो जिसके माध्यम से वो रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर सके। और ऐसा हमने सोचा है कि प्राइमरी एजुकेशन के ठीक बाद से हमारे पास एक कौशल होना चाहिए, हम सब के बाद, एग्जैक्ट प्राइमरी एजुकेशन के बाद। अब ये एजुकेशन व्यवस्था साफ साफ कहती है, जब इसकी पहली लाइन कोई पढ़ते हैं तो वो कहती है कि हमें क्या करना है, एवरी चाइल्ड इज ए स्पेसिफिक चाइल्ड। उसकी अपनी ओरिएंटेशन है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी मनोदशाएं हैं, उसकी अपनी अभिरुचि है, तो उसके हिसाब से वो कौशल भी चुने। तो पहला काम तो है उसे इतने ऑप्शन दे सकें कि वो अपनी अभिरुचि के हिसाब का कौशल ले सके या कौशल प्राप्त कर सके। अब कौशल भी क्यों, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ, मेरे यहाँ बच्चे ऐसे हैं, जबकि एक मेरा कॉलेज जो है वो अमंग द टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, लगभग B++ हमें उसे ग्रेड मिला है। लेकिन आज भी जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, चाहे वो PhD स्कॉलर हों, चाहे वो मास्टर्स के स्कॉलर्स हों, उनकी एप्लीकेशन में हमें कई बार करेक्शन करने पड़ते हैं। यानी कि मास्टर्स प्राप्त करने के बाद भी वो उस विषय की समझ होने के बावजूद भी एक एप्लीकेशन को सही फॉर्मेट में नहीं लिख पाते हैं। तो ये कौशल भी। दूसरा कौशल हिंदी या इंग्लिश को भी ठीक से बोलने का कौशल। तीसरा कौशल है ICT का एप्लीकेशन, जिसकी वजह से हम आज एक नवाचार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं अभी एक कार्यक्रम में था और उसके बाद ड्राइविंग करके ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद पहुंचा और अभी अपनी सिस्टर के जो बेटिया है उसके इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ और आपके साथ तुरंत ही मैं
जुड़ गया, हॉटस्पॉट स्टार्ट किया और आपके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये नवाचार है, जो चीजें नई बदल रही हैं रोजाना, कि हम संवाद किसी भी माध्यम से बेहतर तरीके से कर सकें। तो इन सब चीजों पे काम की जरूरत है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। अब बात आती है क्वालिटी एजुकेशन की। हम बार बार सोचते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन कोई बाहर से चीज आ जाएगी। अगर मैं अपने रोजाना, जैसे कहते हैं ना कि टीचर को एक स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है, अगर मैं रोजाना अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूं, डेली में स्वाध्याय कर रहा हूं, डेली में अपने विषय विशेष पर बेहतर नॉलेज रख रहा हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली अपने स्टूडेंट को बेहतर दूंगा। अब क्या हमारी व्यवस्था ने, हमारी स्ट्रक्चर ने इस स्ट्रेटेजी जो हमें प्राप्त करनी है, स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, कि हम कौशल विकास लाएं, हम नवाचार लाएं, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएं, हम समग्र और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करें। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है हमारी? स्ट्रक्चर हमारी वैसी ही है जो हमने 1947 में स्टैब्लिश की। तो अभी हमें स्ट्रक्चर में भी चेंज करने हैं। जब हम कहते हैं, माना जाता है कि जब हमारी स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी दोनों के मध्य तालमेल होगा, तो बिल्कुल हमारे दो पैरों की तरह है वो, तभी हमारा मूवमेंट बनेगा। तो यहां भी काम की जरूरत है। अभी मैं जैसे महसूस कर रहा हूं, हमें खास लाभ मिला है इस पॉलिसी को बनाते हुए और इसे एग्जीक्यूट करते हुए। हमने बाकायदा, हमारी एक टीम ने क्या किया, बाकायदा सिलेबस के लिए स्ट्रक्चर बना दिया। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स की एक टीम बना दी गई, लेकिन उसकी जो गाइडलाइंस है उसमें साफ साफ मेंशन है कि पहले पेपर की पहली यूनिट इस बात के लिए डेडिकेटेड होगी कि उस विषय विशेष में हमारा एंशिएंट विजडम कहां पर है। मान लो मैं कहूं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो मुझे अपने इतिहास के स्ट्रक्चर को, सिलेबस के स्ट्रक्चर को बनाते हुए पहले पेपर में, उसकी पहली यूनिट में ये बताना होगा कि इंडियंस का इतिहास बोध क्या है और हिस्टोरियोग्राफी के, इतिहास लेखन के पहले एविडेंस क्या है, कल्लड़ की राज तरंगणी क्या कहती है उसमें, या इतिहास को हम किस तरह से सेंस ऑफ हिस्ट्री रखते थे वो बताना है। पॉलिटिकल साइंस का है तो उसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताना ही चाहिए कि स्टेट क्राफ्ट के लिए हमारे पास तब भी चीजें मौजूद थी जब हम एंशिएंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, तब भी हमारे पास स्टेट क्राफ्ट के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो हमने ये भी कोशिश की है कि उसमें वो चीजें आ सकें। अब बात होती है कि जैसे आपके यहाँ किस तरह से लागू होगा ये मैं भी नहीं कह सकता, पर थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। जैसे ही आपके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा तो आपको दिक्कत क्या आएगी कि आपके पास लगभग 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी हैं माध्यमिक में, 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बीच। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत मेरे हिसाब से लगभग 1.25 करोड़ विद्यार्थी हैं आपके पास। अब उन 1.25 करोड़ विद्यार्थी का आप कैसे विद इन 6 मंथ एक टेस्ट लेंगे, ये आपके लिए एक चुनौती होगी। और क्या इतने रिसोर्सेस होंगे, लेकिन इसका फायदा कितना मिलेगा ये मैं बताना चाहूंगा। जब से हमारे यहाँ मास्टर्स में सेमेस्टर सिस्टम आया है तो बच्चा अब गायब नहीं हो जाता है। बच्चे को पता है कि विद इन 6 मंथ, बल्कि 6 मंथ में ज्यादा बोल रहा हूं, विद इन 5 मंथ्स उसको 2 इंटरनल देने हैं, एक वाइवा देना है और एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देना है। तो वो कंटिन्यूअस हमारे बीच उसके साथ संबंध बना रहता है, कंटिन्यूअस डायलॉग बना रहता है। और इसके साथ साथ हम उसके अलावा कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन करने वाले हैं। एनईपी की एक खास बात है कि आप कोई भी चीज के लिए ये सोचा जाता है कि बच्चे को आप 6 महीने में या साल भर में कोई एग्जाम लेंगे तो आप उसका वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो वास्तविक मूल्यांकन कैसे होगा? वास्तविक मूल्यांकन होगा उसका क्लास पार्टिसिपेशन से, उसके इन्वॉल्वमेंट से, उसकी प्रेजेंटेशन से, उसके प्रोजेक्ट से, और इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के इवैल्यूएशन से। तब आप समग्र 360 का कंसेप्ट है कि 360 डिग्री आप लोगों को इवैल्यूएट कर सकें, उनकी प्रतिभाओं का को समझ सकें। तो ये क्यों जरूरत है? कई बार क्या होता है, आप पर्सनैलिटी ट्रेट जब पढ़ते हैं तो कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई बहुत वोकल है बच्चा, और आपको लगता है कि बहुत बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो कम बोलता हो लेकिन उसकी समझ उस ज्यादा बोलने वाले बच्चे से भी अच्छी है। वो आप 360 इवैल्यूएशन में ही समझ पाएंगे। तो वो बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन होना, ये इसकी भी बात करता है।
तो एक बात तो है कि कोई ना कोई ऐसा कौशल विकसित करना बच्चे में जिससे कि उसे रोजगार के लिए, नौकरी के लिए न ढूंढना पड़े। आप लोग जानते हैं हम 135 करोड़ हैं और 1 करोड़ जॉब है हमारे पास पूरे देश में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में और उससे एसोसिएट संस्थानों में हमारे पास 1 करोड़ जॉब है। तो 134 करोड़ लोगों की प्रतिभाओं का, उनकी योग्यता का सही इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक है कि हम रोजगार प्रदान करने वाले बने, हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले बने। तो उसकी भी तैयारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी करती है। क्वालिटी में मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि अभी हमने टीचर को फ्री नहीं रखा है, हम अमंग द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी आप बहुत सारे कामों से ओवरबर्डन्ड हो हैं, मैं भी ऐसा ही हूं। रोजगार में, चुनाव में या स्वास्थ्य सेवाओं में या कोविड की समस्या को जूझने के लिए, जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, हम सब ने अपने इनपुट दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हम अपने इनपुट्स डिफरेंट जगह देते हैं तो हम अपने आप को उतना अपग्रेड नहीं कर पाते जितना हमारी आवश्यकता है, उसके लिए जरूरत है। अब बात करते हैं आपके लास्ट जो टॉपिक कह रहे हैं, समग्र और बहुआयामी शिक्षा या बहुविषयक शिक्षा। देखिए, सत्य जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है। मैं पास्ट को कैसे देखता हूं? हिस्ट्री के पॉइंट से, और जब डॉक्टर राणा जी देखते हैं तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। कोई ज्योग्राफी का व्यक्ति होता है तो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में देखता है। क्या हुआ? किशोर जी का कुछ नेटवर्क इश्यू शायद रहा। राणा जी पता करिए क्या हुआ, कुछ कनेक्ट। हाँ, पूछ रहा हूँ। राणा जी आपका माइक ऑन है फिर से। छत्रपाल जी कल भी पूरा समय रहे हमारे बीच में, मैं देख रहा हूँ अब भी लगातार, कल भी बैठे रहे आप, आज भी बैठे हुए लगातार सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कल भी देख के सर, और आज भी वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा। आप कल भी पूरे समय रहे आप, शुरू से एंड तक रहे आप। जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। तो मैं कल भी कहने वाला था, कल मैं कह नहीं पाया, थोड़ा सा देर बहुत हो रही थी, कल तो ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तो शेड्यूल बहुत छोटा है, 1 घंटे का प्रोग्राम है। जी तो लोग साथ ही थोड़ा छोड़ना शुरू कर देते हैं, ऊब जाते हैं, जबकि शिक्षक को ऊबना नहीं चाहिए। इतनी अच्छी बातें अगर हो रही हैं तो ऊबना नहीं चाहिए, हम सबको बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। इतने बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञानार्जन होगा हमारा भी, उसमें बढ़ेगा ज्ञान। जी अच्छा लगा आप बैठे कल भी, धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जागरूक हैं बहुत इस चीज़ को लेके और लगातार जुड़े हुए हमारे बीच में। और सर ये बहुत सरप्राइजिंग एक चीज़ हम रखेंगे लास्ट सेशन में, उसके बाद एक सरप्राइज गिफ्ट होगा सारे श्रोताओं के लिए जो साथी जुड़ रहे हैं लगातार ना, उनके लिए हमने सरप्राइज भी रखा हुआ है। जी सर जुड़ गए हैं सर? किशोर सर बिल्कुल जुड़ गया हूँ, माफी चाहूंगा। जो नवाचार की बात हो रही थी, जी सर, कनेक्टिविटी प्रॉपर थी, बैटरी मोबाइल की खत्म हो गई थी, ओहो। तो हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा था। चलिए सर शुरू करें। तो सर मैं बिल्कुल बात कर रहा था। अब बात होती है सर, मैंने जो कहा कोई ऐसा विषय नहीं है, हम जब
नेट का एग्जाम दे रहे थे, 96 की बात है वो। तो उस बार समय हर बार नेट में एक सवाल आता था, हर बार, और वो सवाल होता था कि इतिहास के अध्ययन में अंतर विषयक दृष्टिकोण का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन हिस्ट्री रीडिंग एंड टीचिंग। तो वहां हमने जब चीजें समझी कि कोई भी विषय जिसे आप पढ़ते हैं, कोई भी विषय अगर मात्र आप उसकी परिधि में पढ़ते हैं, तो आप इतिहास को या सोशियोलॉजी को या पॉलिटिकल साइंस को या बॉटनी को नहीं समझ सकते। जब तक आप अपने विषय की बाउंड्रीज से आगे नहीं निकलते, तब तक आप किसी भी विषय को अच्छे से नहीं समझ सकते। जैसे मैं अपने विषय में कहूं, यदि मुझे भारत के भूगोल की, उसकी ज्योग्राफी की ढंग की जानकारी नहीं है, तो मैं इतिहास नहीं पढ़ा सकता। यदि मुझे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम समझ में नहीं आता, तो मैं इतिहास नहीं पढ़ा सकता। यदि मुझे फिलॉसफी का एबीसी नहीं आता, तो मैं कैसे जैनिज्म पढ़ाऊंगा, बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, यदि मुझे सोशियोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊंगा कि इंडस वैली से लेकर गुप्त काल के होते हुए, मेडवल इंडिया होते हुए क्या क्या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुए। तो यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे सोचने का जो ज्ञान है वो केवल विषय तक या अंतर विषय तक ना होके बल्कि इंटर फैकल्टी तक होना चाहिए। क्योंकि मैं लाइन बोल रहा था कि सत्य जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होता है, और हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेटिव ट्रूथ को ही एब्सोल्यूट ट्रूथ मान के पढ़ाते रहते हैं। तो हम कभी भी एक बेहतर शिक्षक या बेहतर विद्यार्थी जब भी बन सकते हैं जब हमें जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित बाकी विषयों की भी एक सामान्य जानकारी होगी। और एनईपी इसके लिए बहुत काम कर रही है। आप देखते थे पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपको एमएससी बीएससी बायो करना है तो पीसीएम पढ़ना है, और एमएससी मैथ करना है तो आपको पीसीबी पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से पढ़ने का व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन अब एनईपी आपको ऑप्शन क्या देती है कि अब वो कहती है कि आपको दो तो मेजर विषय लेने हैं जो आपके फैकल्टी के होंगे। तो आपको अपनी फैकल्टी के, मान लो मैं आर्ट्स का हूं तो मुझे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या होम साइंस, इनमें से कोई 10 सब्जेक्ट लेने हैं, और तीसरा विषय मुझे इंटर फैकल्टी लेना है। ठीक है, तो वो मुझे बियॉन्ड उसके जाना ही है। और यदि मैं तीसरा मेजर बियॉन्ड या इंटर फैकल्टी लेता हूं तो मैं चौथा जो माइनर है वो अपनी फैकल्टी का भी ले सकता हूं। लेकिन बाय ऑल मींस मुझे अपनी फैकल्टी से बियॉन्ड जाना ही जाना है एक पेपर के लिए। इट कुड बी माइनर पेपर, इट कुड बी मेजर पेपर, तो वो बियॉन्ड आपको जाना ही जाना है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने मन का, मान लो मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं और मेरा मन करता है कि मैं म्यूजिक भी सीखूं, तो आप एक म्यूजिक को माइनर या मेजर के संबंध में ले सकते हैं। तो ये हमें डिफरेंट बाउंड्रीज दे रहा है। अभी आपकी जो पॉलिसी है वो अंडर कंसिडरेशन है इंटरमीडिएट वालों की या माध्यमिक की, और उसमें मेरी एक सलाह बिल्कुल है, उसमें आपके टॉप ब्यूरोक्रेट जुड़कर उस काम को कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि बाकी स्टेक होल्डर भी उसमें जुड़े, यानी कि जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे टीचर्स, और जो उसको जिएंगे यानी कि स्टूडेंट्स, उनका भी किसी ना किसी तरह इन्वॉल्वमेंट आपको करना, क्रिएट करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। हम लोगों ने, आप भी इस पॉलिसी को 9वीं क्लास से शुरू करेंगे, 9वीं क्लास से करेंगे, और हमने भी इसे शुरू किया है बीएससी फर्स्ट ईयर से, बीए फर्स्ट ईयर से, बीकॉम फर्स्ट ईयर से। और इसमें हमने क्या किया है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। 3 मेजर विषय लेने होंगे बच्चे को, 1 माइनर लेना होगा, और उसे हर सेमेस्टर में एक स्किल कोर्स लेना होगा। यानी कि 6 ये एक सर एक मिनट सर, क्रेडिट के 3 पेपर, यानी कि 6 या 18 क्रेडिट। माइक जो है ऑन है, स्टेयर्स टू सक्सेस का, और इसको बंद इसके करें। अलावा 1 माइनर 4 या 5 या 6 क्रेडिट में से कोई भी, यानी कि अगर हम 4 का भी लेते हैं तो 18 और 4 22, और एक स्किल कोर्स 3 क्रेडिट का। सर स्टेयर्स टू सक्सेस का माइक ऑन है, इसको बंद कर दें प्लीज। एक साथी जो है स्टेयर्स टू सक्सेस लिखा हुआ है, इनका माइक ऑन है, इसको बंद कर दें। अभी कर रहा हूँ सर।
तो हमें क्या है, इस तरह की डाइवर्सिफाइड एजुकेशन सिस्टम को हम ला रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, जैसे हम अभी कहाँ लैग करते हैं, हम लैग करते हैं कि हमारे यहाँ हमारा जितना एजुकेशन का बजट है, 2-3 फैक्ट्स आपको बता के फिर दोबारा मुद्दे पे आता हूँ। जितना हमारा एजुकेशन का टोटल बजट है जीडीपी का, लगभग 3%, 2%, और हम उसे 6 या 5% तक लाने की उम्मीद कर रहे हैं इसमें, उससे ज्यादा पैसा हमारे छात्र, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने पर खर्च करते हैं। हमारे बच्चे भारतीय जो विदेशों में अध्ययन करने जाते हैं, वो उतना पैसा उन सरकारों को पे करते हैं जितना हमारा टोटल रेवेन्यू, उससे ज्यादा। एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो केवल वो आते हैं जिन्हें इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन से, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से कोई फेलोशिप मिल जाती है, या फिर वो लोग आते हैं जो फॉरेन में के डिप्लोमेट्स दिल्ली में रहते हैं और उसके आसपास पोस्टेड है, या वो लोग आते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में इंडिया में पोस्टेड हो गए हैं। उसके अलावा ज्यादा बच्चे इंडिया में पढ़ने नहीं आते अभी। और हम जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय रखे हुए हैं अपने पास, हम वो जो कि हमारे पास बेस्ट मैन पावर है, क्या ऐसी वजह है कि हमारे यहाँ का एक प्राध्यापक जब हार्वर्ड में पहुंचता है तो उसका काम इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी दुनिया उसे रिकॉग्नाइज करती है, और वही वो टीचर जब यहाँ काम कर रहा होता है तो तब वो इतना काम क्यों नहीं कर पाता? इसकी वजह है कि हमने उसकी एंगेजमेंट बहुत बढ़ा रखी है। हम ये सोचते हैं कि टीचिंग ऐसा काम नहीं है कि फाइल आई और आपने साइन कर दिया। टीचिंग ऐसा काम नहीं है। टीचिंग तो ऐसा काम है कि हिस्ट्री को मैं जीने लगूं तब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैं अभी इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहासकार नहीं हुआ। अगर मैं इतिहासकार हो जाऊंगा तो मेरे बच्चों को मैं सेंस ऑफ हिस्ट्री अंदर इनहेरिट कर दूंगा उनके अंदर। तो ये चीज के लिए क्या जरूरत है? इस चीज के लिए चाहिए मुझे स्वाध्याय। मेरा खुद का 8 घंटे का स्वाध्याय हो, तब मेरी 2 घंटे की क्लास में कोई बातचीत होगी। तो ये चीज हम कहीं लैग कर रहे हैं, इसकी जरूरत है। और जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं उसका अप्लाइड पार्ट, अगर मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि अकबर की पॉलिसी इसलिए अच्छी थी, अशोक की पॉलिसी इसलिए अच्छी थी, अशोक को हम महान बता रहे हैं, अकबर को महान बता रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि कल जब आप ब्यूरोक्रेट बनो, कल आप जब स्टेट्समैन बनो, तो आपको पॉलिसी लागू करते हुए क्या होना चाहिए, आपके ओरिएंटेशन में मास के लिए, पब्लिक के लिए आपका क्या क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, तब दुनिया आपको उस तरीके से याद करेगी। और मैं फिर फाइनली बोलता हूं, हमने योग्यता को मार्क्स से जोड़ दिया है। सब कितने नंबर आए, आप देखिए, सच बताइए कि मार्क्स कैसे आते हैं। आप जानते हैं, जो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हैं उनके पास ट्यूशन की फैसिलिटीज भी है, उनके पास परिवार में भी एनवायरनमेंट है, उनके पास एक्सपोजर भी है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का। और आजकल तो जितने भी जेई वगैरह के एग्जाम हैं उसके लिए एक्सपर्ट्स लोग आ गए हैं, बाकायदा वो ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। अब जिनके पास ये संसाधन है और जिनके पास ये संसाधन नहीं है, उसका डिफरेंस सोचिए। और एक लाइन याद रखिए जो विवेकानंद कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द ह्यूमन बीइंग। यानी कि मैं टीचर होने के नाते अपने बच्चे को कुछ भी नया नहीं दे रहा, केवल उसके अंदर जो मौजूद है उसको फ्लरिश करने का खाद पानी दे रहा हूं। खाद पानी और सूरज की रोशनी जो कि हमें एक बीज को एक विशाल वृक्ष बना देती है। यानी कि कॉम्पिटेंसी हर बच्चे में मौजूद है, तो उसके पर्सनली उससे क्या जरूरत है, हमें उसका ओरिएंटेशन, उसका अप्रोच और उसकी मेहनत, ये उससे हमें पर्सनली चाहिए। लेकिन गाइडेंस और नॉलेज, उसको जो हम उसके हम जो टॉर्च बियरर हैं वो हमें होना पड़ेगा, तब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे। मैं तो कई ऐसे साथियों से मिलता हूं, जब उनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने देश को बर्बाद कर दिया। और नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े लीजेंड लोगों को, संत लोगों के लिए कह सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पर्सन के लिए कह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति मैं बिल्कुल हल्का फुल्का बता देता हूं कि पता पड़ा वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, और मुझसे उन्होंने एक दिन एक बड़े स्टेट्समैन के लिए बोला
कि इन्होंने इस देश का नाश कर दिया। जनरलाइजेशन हम बड़ी जल्दी कमेंट्स करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने उनकी वो किताब पढ़ी है? बोले नहीं नहीं मैंने पढ़ी। मैंने कहा उनके पर जो किताब एक दूसरे व्यक्ति ने लिखी है वो पढ़ी है? बोले नहीं मैंने नहीं पढ़ी। तो जो बिना जाने गांधी को, टैगोर को, नेहरू को, विवेकानंद को, अटल बिहारी को या डिफरेंट लीडर्स को हम बिना पढ़े अपनी ओपिनियन देते हैं, लेफ्ट और राइट में फंस जाते हैं हम। और कई बार हम इस बात में फंस जाते हैं वो आइडियोलॉजिकल कौन है, कम्युनिटी क्या है, कास्ट क्या है। तो हमने ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी देना है अपने बच्चों को कि जो बच्चे पढ़ रहे हों, जब पढ़ते हुए उनको वो इन सब से मुक्त रह सकें और ऑब्जेक्टिवली का मतलब है कि हम बायस ना हो, तर्क रहित धारणाओं से मुक्त रहें और लॉजिकली जब किसी चीज को समझ लें तभी उस पर अपना ज्ञान दें। किसान आंदोलन चल रहा था और एक व्यक्ति ने मुझसे मेरी राय मांगी, जर्नलिस्ट थे। तो मैंने उनसे कहा कि दो चीजें नहीं है मेरे पास, एक तो मैं किसान नहीं हूं और दूसरा मैंने अभी तक उन एक्ट्स को खुद नहीं पढ़ा है। अखबारों के माध्यम से मैंने बहुत पढ़ा है उनके बारे में, लेकिन मेरी ओपिनियन तभी दी जा सकती है या तभी ली जा सकती है जब मैंने मौलिक रूप से वो एक्ट्स पढ़े हों और किसान की समस्याओं से या तो मैं प्रॉपर अवगत हूं या मैंने वो जिया हो। हम दोनों चीजों के बिना ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो ये भी हमें अपने स्टूडेंट को समझाना है कि वो इस लायक हो सके, यानी कि जिस चीज पर वो अपनी राय दे उसके बारे में उसके पास अपनी एक अप्रोच होनी चाहिए, उसका अपना ज्ञान होना चाहिए और उसके ओरिजिनल विचार होने चाहिए कि मैंने उसको पढ़ा। हम बात करते हैं हमेशा कि हर रिसर्च उतनी बढ़िया रिसर्च है जितनी उसमें प्राइमरी सोर्सेस इस्तेमाल हुए हैं और जितना उसमें मेथोडोलॉजिकल पार्ट जो उसका शोध की विधि है जितनी पवित्र वो है उतनी ही रिसर्च बेहतर होगी। और आप जो ये रिसर्च की प्रक्रिया कर रहे हैं आजकल, ये इसलिए बहुत अच्छी है कि सारे वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में या कहीं ना कहीं उसे बनाने में भी शामिल है। तो बहुत ही मतलब मेरे लिए ग्रेटिट्यूड की बात है कि आप लोगों ने मुझे इसमें जोड़ा। मैं चाहूंगा अगर कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर स्वागत है, मैं कुछ बता पाता हूं तो उस पॉइंट से एक बार दोबारा अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें या किसी पर्टिकुलर विषय पे बात करना चाहें तो आपका स्वागत है। जो भी साथी जुड़े हैं, अगर डॉक्टर किशोर से कुछ पूछना चाहें इन मुद्दों पे, कौशल विकास, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेके, तो अगर कोई मन में क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा जो है हम फिर अपने जो नेक्स्ट स्पीकर हैं उनको हम आमंत्रित करें। शायद कोई साथी नहीं है जो कोई बिल्कुल, मैं कोई बात नहीं है, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए पॉलिसी हमेशा बहुत बेहतर होती हैं क्योंकि लोग अपने बेस्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बनाते हैं और इसे लागू करने की जिम्मेदारी हम सभी पर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और अगर हम इसको जो इसके उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के अनुसार लागू कर पाए तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। जी जी बिल्कुल। फियर ऑफ चेंज हमारे बीच रहता है, जो भी व्यवस्था बदलती है तो एक डर आ जाता है कि कल कैसे होगा, उसका जरूर एक डर रहता है, उससे मुक्त रहना है हमें और बेहतर काम करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी सिम्मी जी कुछ पूछना चाह रही हैं सर? जी हाँ, एक छोटा सा मेरे को ये डिफरेंस बहुत कम कर पाती हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी, इनमें क्या बेसिक फर्क है? मैम देखिए अभी क्या हो रहा है, आप देखिए नॉर्मली तो वैसे ये होता है कि जहां हम मान के चलते हैं एक सर्किल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं एक सेकंड देख लेता हूं, अगर आपको दिखा पाता हूं तो जरा आइडिया होगा। एक मिनट, एक चीज चेक कर लेता हूं कौन से में होगा जस्ट। अभी न्यू एनईपी में इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी की बात ज्यादा करी है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमें स्कूल में एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया था ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी,
जी तो उसको बिल्कुल समझने में थोड़ा सा मेरे को और क्लियर हो जाती तो फिर मैं बना एकदम पाती। बिल्कुल। मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैम, उससे आप समझ पाएंगे। अभी मैं खोल रहा हूँ, जी अगर मिल जाता है मुझे अभी तुरंत ही। जी जी डॉक्टर साहब, वी आर वेटिंग। अभी मेरा मेरा एक प्रेजेंटेशन था, वो मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ अभी, लेकिन मैं हल्का सा इशारा कर देता हूँ आपको। देखिए मैम, जब हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो जैसे कहा, इतिहास पढ़ते हुए ज्योग्राफी की एक सामान्य समझ, है ना, वो हो गया कि भाई इंटरडिसिप्लिनरी है। लेकिन अगर हम कहें कि इस देश का जियो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी है आपको, तो आपको फिर मल्टी डिसिप्लिनरी पे जाना पड़ेगा। क्यों? चूंकि फिर आप बाकायदा केवल एक सामान्य समझ नहीं होगी, बल्कि उस विषय का ज्ञान आपके विषय से बिल्कुल इंटर रिलेटेड कोहेसिव हो जाएगा। एक तो होता था कि हम छू के चले गए उसको, कि ज्योग्राफिकल हमने देखा कि भाई जितने भी इन्वेजन और इन्वेंटर आए वो सारे नॉर्थ वेस्ट से आए हैं, तो ये तो सामान्य ज्योग्राफी की समझ हो गई। लेकिन जियो पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप देखेंगे वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया कि क्या ऐसी वजह है कि एक व्यक्ति जो कि वेस्ट एशिया से चलता है, तो वेस्ट एशिया की जियो पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, भारत की जियो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, उसके हिसाब से, और वो क्यों वहां से माइग्रेट करता है, क्या केवल उसको यहाँ पर इन्वेजन करना है, या यहाँ अपनी सत्ता स्टेब्लिश करनी है, या यहाँ से जीतकर वापस जाना है। तो जब आप कोहेसिव होते हैं, जब आप उस विषय को बेहतर तरह से इन्वॉल्व करते हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी, और एक जब आप सुपरफिशियल छूते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी की बात होती है। तो अब तो बात हो रही है मैम, इंटरडिसिप्लिनरी से आगे आया मल्टी डिसिप्लिनरी, और जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी है वो बात कर रही है ट्रांस फैकल्टी की बात कर रही है मैम, ट्रांस डिसिप्लिन की बात कर रही है, और एडवांस लेवल की। जो मल्टी लेवल है वो मल्टी डिसिप्लिन जो है वो मिडिल में है, और हम बात कर रहे हैं ट्रांस डिसिप्लिन की, यानी कि हमें इंटर फैकल्टी भी जाना पड़ रहा है, इसकी जरूरत है। मैं उम्मीद करूंगा अगर समझेंगे तो मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर दूंगा उसका। डॉक्टर किशोर से हम निवेदन करेंगे कि जो अभी ये हम भी समझना चाह रहे थे कि ट्रांस फैकल्टी की बात आपने कही अभी, तो यदि आप कार्यक्रम के अंत तक इसको शेयर कर दें, बीच में कभी आपको मिल जाती है। श्योर श्योर, मैं अभी तो कोशिश करता हूँ डायग्राम के माध्यम से, या मेरी एक प्रेजेंटेशन थी अभी ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी पर, इन रिसर्च पर, अभी मिल जाती है तो मैं आपको तुरंत मेल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार सर, आप जुड़े और बहुत आसान, बहुत उदाहरण लेके आपने इतनी सारी चीजें बताई बहुत आसान शब्दों में। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।